नमस्कार मित्रों, आइए आज हम जो है एक नया वीडियो जो है 11वीं से 12वीं तक के जो लोग यानी जो पीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके नए पाठ्यक्रम में शामिल जो एनसीईआरटी की पुस्तक का पहला भाग मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आरोह भाग 1 के काव्य खंड को इसे सभी लोग देखें। एक ही पुस्तक में जो हम जो है पूरी यानी किताब में जो जितनी कविताएं हैं सबका निकष मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आइए देर न करते हुए चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक लोगों तक जो है पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत जल्दी हम बात कर लेते हैं। आरोह भाग 2 में हमें पढ़ना नहीं पढ़ाना है। देखिए इसमें कौन कौन से लेसन को पढ़ना है। एक तो हरिवंश राय बच्चन हो गए 1907 से 2003 तक। बच्चन जी पर प्रश्न पूछा भी था और यहीं से पूछा था, याद रखिएगा। 2 कविताएं, आत्म परिचय और एक गीत। आलोक धनवा को पढ़ना है। इनका जन्म 1948 में जो है। पतंग इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण कविता है। कुंवर नारायण को पढ़ना है 1927 से 2017 तक। कविता के बहाने और बात सीधी थी। इसके बाद रघुवीर सहाय हैं 1929 से 1990 तक। रघुवीर सहाय को कैमरे में बंद पाइज बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कविता है। और देखिए इसके बाद जो है मुक्तिबोध को भी अभी तक हम लोगों ने जो है नहीं पढ़ा है तो इनको आप देख लीजिएगा। 1917 से 1964 तक इनका समय सहर्ष स्वीकारा है। शमशेर जी को तो आप लोग जो है ना दिगंत में भी पढ़ना है शमशेर जी को, और जो है कई जगह पढ़ना है। सेम कविता, यही कविता जो है आपको मिलेगी शमशेर जी की। तो आप जो है ये शमशेर जी को आप याद रखिएगा। फिर जो है निराला को पढ़ना है 1899 से 1961। बादल राग पढ़ना है। तुलसीदास जो है का जो 1532 1623 समय। कवितावली में उत्तरकांड एक है और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप है। फिराक गोरखपुरी है यहाँ पर 1896 से 1983 जन्म। रुबाइयां और गजल हो गया उमाशंकर जोशी का 1911 से 1988 समय। और छोटा मेरा खेत चौकुना बगुलों का पंख, ये हो गया। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो है हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय और एक गीत, इनको पढ़ना है। आपको वहां भी पढ़ना, याद रखिएगा। आप जो है ना आपको जो है जो एससीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी इनका है, सेम है, आप याद रखिएगा। तो कवि परिचय देख लीजिए। 1907 में इनका जो जन्म इलाहाबाद में होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 और मधुकलश 1938। ये तीनों को रचना त्रयी जिसकी चर्चा हमने किया था के रूप में याद करते हैं। निशा निमंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। एकांत संगीत है। आकुल अंतर है। मिलन यामिनी भी जरूरी है। सतरंगिणी भी याद रखिएगा। आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियां। आत्मकथा के 4 खंड तो याद ही होगा आपको। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ का जो इन्होंने अनुवाद किया है। डायरी बहुत महत्वपूर्ण जो इनकी है, प्रवासी की डायरी। बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 भागों में इनका जो पूरा साहित्य जो है प्रकाशित है। 2003 में इनका निधन जो मुंबई में होता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 42 से 52 तक जो है इलाहाबाद के कार्यक्रमों में संबद्ध रहते हैं। विदेश में जो है प्रोफेसर रहते हैं। आकाशवाणी और साहित्यिक में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में इनकी पहचान रहती है। यहाँ देखिए अब इनकी काव्यगत विशेषताओं पर बात करें तो दोनों महायुद्धों के बीच जो है मध्य वर्ग का जो विक्षुब्ध है और विकल मन को बच्चन ने एक तरह से वाणी का वरदान दिया बच्चन को। और छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय यहाँ सीधी सादी जीवंत भाषा आपको मिलेगी, ठीक है ना, जहां पर संवेदनशिक्त गेय शैली, ये जो है ना। इसके बाद व्यक्तिगत जीवन में बहुत घटनाएं जो भी घटी थी जो उसकी सहज अनुभूति ईमानदारी पूर्वक का ये अभिव्यक्त करते हैं, कविता बनकर यहाँ प्रकट होती है आपके सामने। यानी कुल मिलाकर इनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार जो है यही है। आइए इसके बाद बात करते हैं कि इनके ऊपर जो है ना काव्य की आंतरिक संरचना नहीं, हालावाद। हालावाद को समझ लीजिए। यहां से प्रश्न आता है कि यह जो है फारसी के कवि जो है उमर खयाम की मस्तानापन जो है हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है।
अब ये आपको याद रखना है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण हालावाद जो है, कहते हैं कि जीवन एक जो है मधु कलश है, दुनिया क्या है, मधुशाला है, कल्पना साकी है, और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। ये मधुशाला है, यानी इनका हालावाद। कविता का एक घूंट, याद रखिए, एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का एक घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। यही जो है बच्चन का हालावादी दर्शन है। उनकी युगबोध संबंधी जो कविताएं हैं ना, बाद में लिखी गई थी, उनका मूल्यांकन अभी तक शेष है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, याद रखिएगा। कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ जो है बेहतरीन आत्मकथा तो लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृत और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। और कविता के आसपास देखिए एक गीत आप यहाँ पर है, यह गीत संग्रह निशा निमंत्रण से संकलित है। अब एनसीईआरटी में जो दिया गया उसके अनुसार देखिए कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो है ही, जनजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य, वाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान है, अपना परिवेश है। यानी अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश अगर एक पंक्ति में देना चाहें तो दुनिया से मेरा संबंध जो है तो प्रीति कला का है, ठीक है ना, प्रीति कला का है। जीवन जो है विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद और रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभासी सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आती है। यानी कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये जैसा जो है आपको यहां मिलेगा, यह ठस्सा जो है छायावाद उत्तर गीत काव्य का प्राण है। इसको भी याद रखिएगा। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। अब देखिए दूसरा है कि ये गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह 1938 में, ठीक है ना, प्रकाशित है निशा निमंत्रण में। निशा निमंत्रण में ये है, इसमें जो ना प्रकृति का दैनंदिन परिवर्तन आपको मिलेगा, दैनिक परिवर्तन। इसके संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर जो है मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक जो है कवि ने कोशिश की है। दरअसल यह गीत जो है ना अपनी पत्नी की मृत्यु, जब 1936 में उनकी पत्नी का निधन होता है, इसके उपरांत जो प्रकाशित रचनाओं में इसका प्रभाव जो है आप देखेंगे। बहुत ही सरल है और जो है बिंब आपको बहुत ही सहज मिलेगा और अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है इस गीत में आपको मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं इसमें कि इसका मूल जो है प्रतिपाद्य क्या है कि किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषित हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसान में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। अब कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखिए कि आत्म परिचय कविता की शैली क्या है। इसकी शैली जो है आत्मकथात्मक है। कवि इस दुनिया के लोगों में निश्चल प्रेम बांटना चाहता है। स्नेह रूपी सुरा में रूपक अलंकार आपको मिलेगा। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इसमें अलंकार जो है कौन सा, विरोध न रहो तो विरोधाभास है। ये एक है मैं और जग और कहाँ का नाता में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा और का मतलब क्या है। पहला और कवि के लिए है,
दूसरा क्या है, संसार है, और तीसरा जो है संसार और कभी कभी। ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है आत्म परिचय में। कभी फूट पड़े तो लोगों ने क्या माना, छंद बनाना। जहां पर दाना रहता है वहीं नादान भी। इसका तात्पर्य दाना का अर्थ होता है बुद्धिमान, और नादान का होता है नासमझ। एक गीत कविता में बिंब जो है, दृश्य बिंब आपको मिलेगा। एक गीत जब पढ़िए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आप देख लीजिए, रोक कर नोट भी कर सकते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भवसागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रह बहा करता हूं। अगला देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। अब जो गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए दूसरा पाठ जो आलोक धनवा को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका संबंध जो है कहां से है, बिहार से है, तो आप इनको पढ़िएगा जरूर। देखिए सुन लीजिए, इनका जन्म जो है 1948 में होता है ना इनका, कि जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है, आलोक धनवा कथन है। बिहार के मुंगेर जिले में इनका जन्म होता है 1948 में। आइए बात करते हैं आगे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इनका एकमात्र संग्रह जो दुनिया रोज बनती है, इसको याद रखिएगा। पहली कविता जो है जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जो भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये इनसे प्रसिद्धि मिलती है इनको। प्रमुख सम्मान इनको राहुल सम्मान मिला था, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी भाषा भोजपुरी सम्मान, और पहल सम्मान भी याद रखेंगे आप। और 72-73 में जो इनकी प्रकाशित आरंभिक कविताओं में हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद थी। अब विशेषताएं देखिए, एक्चुअली 7वें-8वें दशक में जो है ना, आलोक धनवा बहुत छोटी अवस्था में अब बहुत लोकप्रिय हो गए थे। आलोचकों का तो यही मानना है कि इनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी तक हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद जो है ना, वो कहने का अर्थ है कि अब जो अपेक्षाएं हैं उनके जो है अपेक्षाएं कभी थोक के भाव में लेखन कभी नहीं किया। ये 72 से लेखन प्रारंभ करने के बाद पहला और अभी तक की एकमात्र संग्रह जो है वही 98 में प्रकाशित हुआ था वो। चलिए, काव्य संग्रह के अलावा पिछले ये सब एनसीईआरटी का है। इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सक्रिय रहे हैं। जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया, रंग कर्म में भी ये इनकी भूमिका थी, और कई राष्ट्रीय संस्थान और विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता। आप देखिए जो है पतंग बहुत ही मजेदार कविता है, इसका सारांश एनसीईआरटी में दिया है। उसके हिसाब से ये तीसरे भाग को जो है ना, जो संग्रह है उसके तीसरे भाग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पतंग के बहाने जो है एक्चुअली बाल सुलभ जो इच्छाएं होती है ना, जो मंगूसी का यहाँ सुंदर चित्रण आपको मिलेगा, और जो प्रकृति में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, इससे ये सुंदर बिंबों का निर्माण करते हैं। दरअसल आसमान में जो पतंगे उड़ती हैं ना, वो उसको जो है बाल मन, जो बच्चों का मन जो है वो छूना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है। धीरे धीरे जो है एक ऐसी बिंब हमारे सामने उपस्थित होती है जिसके निमित्त जो है शरद ऋतु का जो है चमकीला इशारा है, रंगीन दुनिया है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने की बात है, और खतरनाक कोने पर वो पहुंच जाता है छत के किनारे पर तो गिरने का भय मिलेगा आपको, और इस पर विजय पाते यानी गिर कर जो है संभल जाता है बच्चा, और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद जो है उसके पैरों तले आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए रहता है। फिर अंधेरे के बाद शरद यानी उजाला आता है। सावन और भादो में आसमान बहुत काले बादल रहते हैं, इसके कारण जो है समय समय पर हिम वर्षा, ये सारी चीजें आपको जो है इस कविता में मिलेगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है कुछ एमसीक्यू, जो तेज बौछारें गई
ये जो है ना भादों की बात करते हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें आंखों जैसा में उपमा अलंकार। शरद ऋतु में आसमान में चारों ओर फैली चमकीली सूरज की किरणें कवि को कैसी प्रतीत, किसी साइकिल की भांत। बच्चे पतंग के साथ किसे सहारे आकाश में उड़ते हैं, बाल सुलभ कल्पनाओं के सहारे आकाश में उड़ते हैं। जोर जोर में अलंकार जो पुनरुक्त प्रकाश है। शरद का वर्णन बालक के रूप में हुआ है। बालक शरद ने आकाश को एकदम मुलायम क्यों बनाता है, ताकि बच्चे पतंग उड़ा सके। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कौन सा बिंब है, स्पर्श बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके में इसमें दृश्य बिंब है। कुल मिलाकर जो है यहाँ आप देखिए कपास के साथ कोमलता का प्रतीक यहाँ व्यक्त किए हैं, ठीक है ना। देखिए आगे बात करते हैं। इसमें बच्चे पतंग की डोर खींचते खींचते छत के बहुत किनारे तक पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया रूप में प्रकृति में इन्होंने परिवर्तन दिखाया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंब याद रखिएगा। तेज बौछार में जो है गतिशील बिंब, सवेरा में स्थिर दृश्य बिंब, और आकाश को मुलायम जो है स्पर्श दृश्य बिंब। छतों को भी याद रखिएगा। नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह, ये उनकी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब इसको याद रखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। अब इसके बाद और कुछ लाइनें हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। इसको भी याद रखिएगा कि छतों के किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगी। और इसके बाद अंतिम पंक्ति याद रखिएगा कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगला पाठ कविता के बहाने बात सी दो कविताएं कुंवर नारायण की 1927 से 2017 तक। अब इनका देख लीजिए कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढके पुरानी किताब। अब एनसीईआरटी में जो दिया है देख लीजिए 1927 में 19 सितंबर को जो है यूपी में इनका जन्म, निधन 15 नवंबर 2017 में। प्रबंध काव्य इनके हैं चक्रव्यूह 1956 में। परिवेश हम तुम, ये भी कई बार पूछा है। अपने सामने कोई दूसरा नहीं आपको याद रखना है संग्रह को, और इन दिनों काव्य संग्रह को। और आत्मजयी तो नचिकेता प्रसंग कठोपनिषद वाला याद रखेंगे, ठीक है ना। इससे अगर आप जो है उसमें है एक और एक कहानी भी है, ये जो है संकलित है आपके यहाँ एससीईआरटी में, उसको याद रखिएगा कि पूछ दे कि जो है वो किससे संबंधित है, तो आत्मजयी से। आकारों के आसपास भी एक है समीक्षा, आज और आज के पहले, मेरे साक्षात्कार, एक रचना और मिलेगी आपको व्यक्तिगत जीवन के बारे में। देखिए कोई दूसरा नहीं पर इनको 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान भी इनको मिला था, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ भी मिला है। अब गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने 1950 के आसपास जो है काव्य लेखन की शुरुआत की थी। चिंतन परक लेख इनका है, कहानी और सिनेमा पर भी ये बहुत अच्छी जो है रचनाएं हैं इनकी। काव्य की आंतरिक संरचना में बात करते हैं, कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता मिली है। आइए बात करते हैं आगे। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आलोचक ये मानते हैं कि कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन यहां मिलेगा आपको। भाषा और विषय की विविधता की अगर बात करें तो ये कविता के विशेष गुण हैं। उनमें यथार्थ और खुलापन भी मिलता है, और उसका महज जो है सौंदर्य भी, सहज सौंदर्य मिलेगा। सीधी आपको घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलेंगे। जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव मिलता है। जैसे संशय, संभ्रम और प्रश्नानुकूल उनकी कविताओं के बीज शब्द हैं, याद रखिएगा।
पूरी तरह से ये नागर संवेदना के कवि हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है कि कैसे कवि हैं। पर वैयक्तिक और सामाजिक वापों का तनाव पूरी व्यंजना में सामने आता है। एक पंक्ति में अगर उनकी काव्यगत विशेषताएं यहाँ देखें तो वहां पर तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे वे एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। कविता के आसपास जो है यह कविता इन दिनों संग्रह से कविता के बहाने ली गई है। आज का समय जो है ना कविता के वजूद को लेकर बहुत आशंकित शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व जो है नहीं रहेगा। ऐसे में कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर जो है भविष्य की ओर बढ़ते बच्चों के कदम है। चलिए आगे देखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की जो है ना एक सीमा है। कविता के सारांश एक तरह से फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है। कविता भी बच्चों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान भविष्य सभी क्या है ये उपकरण मात्र हैं। इसीलिए कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी मिलेगी आपको, कहीं सीमाओं की भाषा हो, फिर भी बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता की उड़ान को असीमित और चिड़िया की उड़ान को ये सीमित मानते हैं। जैसे बच्चे जो है ना खेलते समय अपने पराये का भेद जो भूल जाते हैं, वैसे ही किसी भी घर को अपना समझते हैं वहां चले जाते हैं। कविता भी एक समान भाव से सभी को प्रभावित करती है। बात सीधी सी एक और है, कविता ये जो है कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। अब इसमें ना कथ्य और माध्यम के द्वारा ये जो द्वंद्व है उसको उकेरने का नहीं, भाषा में सहजता आपको यहाँ मिलेगी। इस बात के लिए जो है कुछ खास शब्द जो है इसमें जो है ना हर पेज के लिए, जैसे होता है ना कि हर पेज के लिए निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात यह है कि अच्छी कविता का बनना सही बात है, लेकिन शब्दों से जुड़ना होता है और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल यहाँ देखिए कविता के बहाने कविता में कविता के अस्तित्व पर विचार किया गया है, इसको याद रखिएगा। कवि के लिए कविता क्या है? कविता जो है मन की उड़ान है। प्रकृति कवि के लिए क्या है? कविता लिखने का एक साधन है। अंत में निष्कर्ष निकलता है कविता जो है कालजयी होती है। कविता जो है चिड़िया की उड़ान के बहाने जो है उड़ती है। कविता किसके बहाने? बच्ची के बहाने। भाषा को सहूलियत, ये याद रखिएगा, सहूलियत से बरतने का अभिप्राय इसमें किया गया। कविता की रचना करते समय सहज सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग जरूरी है। अब इसमें है ना कि प्रश्नानुकूल अलंकार, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? प्रश्नानुकूल अलंकार है। अब आइए बात करते हैं कुछ काव्य पंक्तियां। कविता एक लिखना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जल्दी जल्दी इसमें जो जरूरी है, बात सीधी सी क्योंकि भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को पलटा उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन उससे भी भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी जो है मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ये जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा, इसको याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं। बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछ से देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा? अब यहाँ देखिए चौथा पार्ट जो है कैमरे में बंद अपाइज रघुवीर सहाय हैं 1929 से 1990। ये है ना कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। देखिए इसमें क्या है, 1929 में लखनऊ में इनका जन्म होता है, निधन 1990 दिल्ली में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में 1951 में,
काव्य संकलन जो है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना और उसके जो है बाद दैनिक नवभारत दिनमान से, दिनमान याद रखिएगा किससे संबंध रहे। साहित्य अकादमी इनको मिला था लोग भूल गए संग्रह पर, काव्य जो है 1984 में। ये जो है ना समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा, ये रघुवीर सहाय, जैसे सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने इन पर कविता लिखी। पेशे से वो पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। अब देखिए घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्होंने अस्थाई नागरिक बनाया इनको। चलिए, हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छद में उनकी कविता से उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं, आत्मान्वेषण का माध्यम बनते हैं। जाति और व्यक्तिगत स्मृतियां उनके नहीं के बराबर, इसलिए उनके दोनों पांव जो है वर्तमान में है। मार्मिक उजास और व्यंग जो है आपको यहाँ मिलेगा। घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी आपको मिलेगी। कविताओं की दूसरी विशेषता क्या है? छोटे और लघु की महत्ता स्वीकार करना। वे महज बड़े बड़े जाने वाले विषय समस्या पर दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी उन्होंने अपनी कविताओं में माध्यम बनाया है। अब यहाँ देखिए जो है रामदास राम की उनकी कविता याद होगा ना, आप जो है उसको याद कर लीजिएगा। रामदास वाली कविता इन्हीं की है। अब कैमरे में बंद पाई बहुत ही बेहतरीन कविता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसको पढ़िए और रोंगटे न खड़े हो गए तो बताइएगा। ये जो लोग भूल गए संग्रह से ली गई है। ये अत्यंत साधारण और अनायास ही प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उनका प्रतिनिधि उदाहरण आपको यहाँ मिलेगा। ये जो ना शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, यह कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं, उसमें भंगिमा कैसी होनी चाहिए, लगभग सपाट तरीके से बयान रखते हैं ये, लेकिन उसकी पीड़ा का जो ना दृश्य संचार माध्यम से क्या संबंध होना चाहिए, बहुत बेहतरीन है। यानी देखिए पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का जोरदार दावा जो है मिलेगा। लेकिन विडंबना यह है कि पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास जब करते हैं तो कारोबारी जो दबाव है और उसका रवैया बहुत ही संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता जो टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है और टेलीविजन माध्यम से जोड़कर आप देख सकते हैं अपनी व्यंजना में कविता हर ऐसे व्यक्ति को इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता की शारीरिक चुनौती झेलते संवेदनशील नजरिया अपने आप में जो है एक अलग जो है रुख अपनाता है। किस तरह करुणा जगाने के लिए, ठीक है ना, शुरू हुआ यह कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, आप इसमें जो है व्यंग्य के रूप में देख सकते हैं। अब कविता में जो है नाटकीय और चित्रात्मकता और प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग मिलेगा आपको। करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता ही इसका मूल उत्स है। पत्रकारिता का मिलेगा समर्थ शक्तिवान किसने अपने आप कहा, मीडिया कर्मियों ने। हम दोनों एक साथ रुलाने हैं, इसमें अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों का उल्लेख है। कैमरे में करुणा मुखौटे, ये हो गया। अब देखिए ये जो है ना, आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रोप पढ़ने का करते हैं। अब एक बार देख लीजिए, पढ़ सकते हैं पूरी कविता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? उसका अपाहिजपन तो दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे।
इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। तो आप देख लिए, एक बहुत ही दर्दनाक कविता है, यानी पीड़ा को उजागर करने के लिए। अब आइए बात करते हैं मुक्तिबोध को सहर्ष स्वीकारा है इनकी कविता। 17 से 64 तक इनका समय है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। है ना, ये है कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे हृदय का स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। अब देखिए 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर में इनका जन्म होता है। 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में इनका निधन। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक यानी में इनकी रचनाएं मिलेंगी आपको। चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धुल, ये तो आपको याद ही होगा। इसके अतिरिक्त काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी, आलोचना जो कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी भी आपको याद रखना है। भारत इतिहास संस्कृति 1962 में मध्य प्रदेश सरकार जो है इस किताब को वहां प्रतिबंधित कर दिया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं कि हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा का भी मुक्तिबोध का पूरा जीवन जो है संघर्ष में बीतता है। मात्र 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी करते हैं। इसके बाद सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, ये हर जगह राजनांदगांव आदि स्थानों पर जो है मास्टरी से पत्रकारिता का काम करते हैं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद नई कविता जब आती है तो मुक्तिबोध उसमें अगुआ कवियों के रूप में गिने जाते हैं। अब काव्य की मराठी संरचना से ये प्रभावित है कविता। लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को एक आम पाठक के लिए कठिन बनाया। पहली बात, भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा आपको यहाँ खूब मिलेगी, ठीक है ना, जिसका जो है आपको आगे देखते हैं। यह ऊर्जा अनेकानेक आपको कल्पना चित्रों फैंटेसी ये मुक्तिबोध का अपना है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश जो आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय है। समर्थ पत्रकार थे ही, राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखते हैं। शमशेर जी का शब्द आप याद रखिएगा कि अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी कभी दूर से और शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। कविता के आसपास देखते हैं कि यह सहर्ष स्वीकारा है। छोटे आकार की कविताएं, उनमें से एक सहर्ष स्वीकारा अंधेरे में बहुत बड़ी है। ये जो है भूरी भूरी खाक धुल यहां से संकलित है। इसमें ना स्वीकारना है, दूसरा सहर्ष स्वीकारना, खुशी खुशी। यह कविता ना जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक का सम्यक भाव आपको मिलेगा। आपको यहाँ प्रेरणा मिलेगी कि जो है ना इसका उत्स जो हमको वहां ले जाती, जिसे विशिष्ट व्यक्ति सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार करता है और आत्मसात करता है। आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। यही मुक्तिबोध की विशेषता है। इसमें है कि मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। यानी कहने का यह एहसास ना अप्लावनकारी है। कविता में जो आपको मैं मिलेगा ना उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभर कर सिर्फ विचार की तरह जो है उसमें जीने की जो है आपको यानी और 72 विश्व की गुत्थियां सुलझाने का प्रयास जो है इसमें कविता करती है। अब वह जो है दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है, जिसमें वो बात करते हैं ना चांद जो धरती पे, ये याद रखिएगा। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्निशिखा से उद्दीप्त हो उठी, थोड़ी थोड़ी निस्संगता भी एकदम से जरूर हो आई और वह चाहने लगा मोह मुक्ति, ठीक है ना। और चांद जो है उतरता है और अंधेरे से के बाद जो है चित्त की ताकत जो है बढ़ाने की ताकत उन्हें मिलती है।
लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंबन जो है के अंदर एक अज्ञात भय कायम रहता है मन में, ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त, इनकी लाइन है। यहाँ आपको दृढ़ता मिलेगी और कठोरता भी मानव मूल्य के अनुरूप है। देखिए अति अति जो है ना किसी चीज की अच्छी नहीं, हर समय की भावार्धकता भी कमजोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती, इसलिए किसी हद तक बरेणे है। अंधेरा भी, विस्मृति का अंधेरा, आदमी हर दम जो है ना सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तमसो ये एनसीईआरटी की लाइन है। ज्योतिर्गमय यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना है। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही उसे भूलने को भी ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ धुएं में विस्मृति की बात की गई है, मनुष्य की याद रखिएगा इसको। संपूर्ण चेतना, अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति की ताना बाना ये इसमें है। अब कुछ प्रश्न देखिए, वह जो है कौन है इस कविता में, तो दिवंगता माँ या प्रिया है। बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और अपलावकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमाना मना प्रकृति। वह गुत्थी ना भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्मस्फुटता और द्वंद्व विह्वलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। आइए कुछ एमसीक्यू। अब इसमें देखिए गर्वीली गरीबी की बात आई है, ठीक है ना, जो है। इसके अलावा जो मुस्कुराता चांद ये धरती पर रात भर में अलंकार जो उत्प्रेक्षा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। ये प्रसिद्ध पंक्तियां कुछ देख लीजिए। ये हो गया दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमने ही परिवेष्टित आच्छादित ये रहने का रमणीय उजाला सहा नहीं जाता। ये कविताएं आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आइए शमशेर बहादुर सिंह की जो उषा कविता है, यह सेम कविता आपको पढ़नी है SCERT में, हूबहू कविता आपकी है। तो आप जो है यहाँ इसको याद रखिएगा। शमशेर जी को 1911 से 1993, तुमने धरती को देखा है उसकी सहजता प्राण है, इनका ओ माध्यम क्षमा करना कि तुम्हारे पार जाना चाहता है। 13 जनवरी 1911 में देहरादून में इनका जन्म होता है। 93 में जो है अहमदाबाद में निधन। इनकी रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने से आप पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। इसके अलावा जो उर्दू हिंदी कोश का संपादन करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान इनको मिलता है। काव्यगत विशेषताएं बहुत जरूरी है, देख लीजिए कि खुद को जो है उर्दू और हिंदी का दुआब मानते हैं, इसको याद रखिएगा। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि जो है ना एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर जो है मूर्तता और अमूर्तता की भी आपको मिलेगी, जहां पर इंद्रिय और इंद्रियेतर विचार मिलेंगे आपको, यानी विचारों के स्तर पर ये प्रगतिशील है, इसको याद रखिएगा। और शिल्प के स्तर पर ये प्रयोगधर्मी कवि है। इनकी पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में होती है। इनके बिंब में जो है रंग, रेखा, स्वर और कूची की एक अद्भुत कसीदकारी जो है आपको मिलेगी। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच जो है ना एक दूरी न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए बंधन से परे जाने की है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक ये सर्वनाम, क्रिया, अव्यय और मुहावरों पर बात करते हैं और अच्छे शेर, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बहरहाल इस कविता को हमें देखना है। ये सचेत इंद्रियों का कवि है। जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है कवि, तो वह ठोस तथा जो है अनुगूंजों से भरा आपको मिलेगा महल, ठीक है ना, जहां पाठक केवल पढ़ जाने के लिए आमंत्रित करती है कविता। अब ये देखिए प्रयोगवादी ये कविता जो है 1943 से प्रारंभ है। कविता जो है शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग यहाँ पर आपको मिलेगी उषा कविता में। SCERT में याद रखिएगा
यहाँ नया बिंब मिलेगा, नया प्रतीक, नया उपमान सब कुछ मिलेगा आपको। और पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक आपको मिलेगी। यहाँ अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बनती है और प्रकृति में होने वाला परिवर्तन जो है आपको मानवीय चित्र के रूप में सामने दिखेगा। और प्रस्तुत कविता जानते हैं क्या? उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पर परिवर्तित प्रकृति का एक शब्द चित्र है। यानी जब सूर्य निकलता है ना उसके पहले का ही है इसमें। शमशेर एक बिंबधर्मी कवि हैं। प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने की इनकी अद्भुत शक्ति थी। उदाहरण मिलेगा, देखिए यहाँ जो ना भोर का आकाश है, मुख दृष्टा नहीं है, वो भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला क्या है? सृष्टा है। सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है यहाँ पर। और गांव की सुबह जैसे सुशील है, राख से लिपा हुआ चूल्हा है, चौका है, स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भाव सब कुछ है। गांव की सुबह बहुत मनोहारी, इसमें आप वर्णन में गांव की सुबह का अब राख से चौका, काली सिल में पीसा केसर और खड़िया मली स्लेट सब कुछ कविता मिलेगा। उषा कविता में भोर के आकाश की तुलना जो है राख से लिपे हुए गीले चौके से करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे में उपमा अलंकार, और राख से लिपा हुआ गीला चौका जो भोर के आकाश का। आप कविता एक बार यहां से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही छोटी सी कविता उषा ये है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी को गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही, और जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। तो यह पूरी कविता है, आप रोक कर नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं बादल राग निराला को 1899 से 1961। अब यह 9 गति 9 लय ताल छंद 9 ये हम बता भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं क्योंकि आपको सीआरटी में पढ़ना था। चलिए एक बार और ऐसे ही देख लेते हैं कि 1899 महिषादल में इनका जन्म होता है, बंगाल मेदिनीपुर, पारिवारिक गांव गढ़कोला उन्नाव। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि 1961 इलाहाबाद में इनका निधन। मुख्य काव्य संग्रह अनामिका, परिमल गीतिका, बेला नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। इसके अतिरिक्त जो कविता को नया स्वर देने के लिए जो है छायावाद में एक ऐसा कवि है जो एक तरफ कवि की तरह जुड़ता है, दूसरी तरफ जो है समकालीन कवियों से। इनका विस्तृत काव्य संसार जो है संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा, इसकी बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो है आपको उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, ये एक तरह से उनकी कविता का ये कोलाज है, रोक कर आप नोट कर लीजिएगा। मुक्त छंद तो यहाँ है ही, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भाषा की बात करते हैं। भाषा जो है ना तत्सम शब्दावली भी आपको मिलेगा, तत्ध्वन्यात्मक बिंब भी आपको मिलेंगे। जैसे राम की शक्ति बहुत तत्सम प्रधान थी। कठिन छंद साधना जो है तुलसीदास में मिलेंगे, और देसी टटके जो है कुकुरमुत्ता में, रानी और कानी में, महंगू महंगा रहा, अधिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, तो आप पता ही है इनका। चलिए बादल राग शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु जो है अधिक आकृष्ट करती है क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस दोनों है। बादल उनका प्रिय विषय था। बादल राग अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है, इसको याद रखिएगा। और ये 6ठा खंड यहाँ पर है। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि की यहाँ बात करता है। जो क्रांति की आह्वान मिलेगा आपको। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। अब बादलों के अंग अंग में बिजलियां, वज्रपात, ठीक है ना। इसके बाद गगन स्पर्धा, स्पर्धा धीर, ये सारे चीज आप देखेंगे। अब देखिए तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरफ बादल आते हैं, और वह किसान बेचारा बड़ा हाड़ मात्र ही उसमें अवशेष रह गए, जीर्ण शीर्ण शरीर है, त्रस्त नयन मुख है, पूरी धरती का हृदय जो है जल रहा है, दग्ध है। ऐसे बादल को प्रकट होना है। प्रकृति और जगत में परिवर्तन जरूरी है, ठीक है ना। धरती के भीतर सोए अंकुरित जीवन जो है नवजीवन की आशा में सिर ऊपर किए रहते हैं, और बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, समीर सागर के विराट बिंब आपको मिलेंगे। लघु मानव की खुशहाली का राग जो है यहाँ बनकर आपको मिलेगा, यानी जीवन निर्माण के नए राग का
सूचक है यहाँ पर। आइए आगे बात करते हैं। बादल, एक बार कविता पढ़ ही लीजिएगा। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दर्द दग्ध हृदय विप्लव की प्लायवुत माया। इसको रोक कर आप पढ़ लीजिएगा इस पूरी कविता को, ठीक है ना। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, कम से कम जो है ये लाइन तो आप इसमें याद ही रखिएगा। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज में से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है शुद्ध तोष। इसके अलावा अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण, ये याद रखिए, जीर्ण बा हुए शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। अय विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, अय जीवन के पारावार। आइए बात करते हैं 8वां पाठ जो है तुलसीदास हैं, उत्तरकांड कवितावली से। लक्ष्मण मूर्छा और रामविलाप 2 है आपके यहाँ पर। और ये जो 1532-1632 समय, हृदय सिंधुमति शीप समाना, स्वाति शरद शारद कहीं सुजाना, आप मानस याद रखिएगा। और बांदा में 1532 में इनका जन्म, 1623 काशी में इनका जो है निधन। मानस हो ही गया, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामज्ञा प्रश्न, ये सारी किताबें आप याद रखेंगे। और राम भक्ति शाखा के ये थे तुलसीदास। मुख्य मुख्य चीजें आप याद रखिएगा। लोक मंगल की साधना अवस्था यहाँ मिलेगी आपको। और लोक भाषा अवधि और ब्रज में जो है ये रचना करते हैं। जिस प्रकार भक्त और रचनाकार का द्वंद्व आपको दिखेगा, उसी तरह यहाँ पर जो है शास्त्र और लोक का द्वंद्व जो है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक और शिल्प की दृष्टि से मर्यादा की ओर यानी शास्त्र की ओर झुके रहते हैं। शास्त्रीयता से लोकग्राह्य तथा लोक गृहित को शास्त्रीयता बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया आपको यहाँ मिलेगी। दार्शनिक और लौकिक अस्त्र के नाना रूपी द्वंद्व आपको मिलेंगे। ये एक बात जान लीजिए कि आपको इनके यहाँ एक समन्वय मिलता है, ठीक है ना। समन्वय मिलेगा यानी कहने का अर्थ ये है कि एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा देना जो है इनकी शक्ति है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र के बीच जो है प्रसंगों की यानी बहुत जो है मार्मिक प्रसंग जो है ये बहुत जल्दी यानी पकड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो है यही बात इनको महाकवि बनाती है, मार्मिक प्रसंग ही। अब इसमें जो है जिसे ग्रामीण और कृषक संस्कृति रक्त संबंध की मर्यादा आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं, हिंदी के जातीय कवि हैं। और देखिए कवितावली से जो है कि इसमें जो है पहला है कलिकाल का तुलसी का युगीन यथार्थ आपको मिलेगा। 2 कवित्व है ना, पहला चंद किसवी किसान कुल एक है, इन्होंने इसमें अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार और पेट की आग या दारुण गहन यथार्थ जो है राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। इसमें है ना किसमें कि राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। दूसरे छंद में केसी न खेती न किसान को, इसमें जो है ना बाद में कहते हैं कि जो है जो यथार्थ चित्रण करते हैं और दशानन के रूप में जो गरीबी और बेकारी है उसे रावण के रूप में व्यक्त करते हैं। तीसरा है ना धूत कहो अवधूत कहो जुलाहा कहो को, तो इसमें जो है इसमें आप देखेंगे कि भक्त हृदय के आत्मविश्वास का जो है सजीव चित्रण मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना। यानी दुराग्रह के तिरस्कार का साहस इनमें है और ये इसमें आपको प्रासंगिक तरीके से मिलेगा। लक्ष्मण मूर्छा जो है लंका कांड मानस से है और इसको पता है शोक में भाई ने शोक में विगलित राम का विलाप जो है धीरे धीरे यहाँ प्रलाप बनता है। और लक्ष्मण के प्रति राम का जो है यहाँ प्रेम, यहाँ याद रखिएगा ईश्वरी राम का पूरी तरह मानवीकरण किया गया है इसमें। और ये जो है ना करुण रस के बीच जो है वीर रस का उदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ जो है पुनि पुनि में पुनरुक्त प्रकार अलंकार कवितावली जो है ब्रजभाषा में लिखी गई है। आड़ बड़ वागिते में कौन सा है अतिशयोक्ति अलंकार। तव प्रताप और राखी प्रभु जय हूं नाथ सुरंत असकहि आयुष पाई पद बंधु। ये हनुमान की
कहते हैं भरत से कहते हैं वहां हनुमान जी, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर आई गए हनुमान जी करुणा म वीर रस। वीर रस है ये सोरठा छंद है, करुण रस वीर का, इसको याद रखिएगा। चौपाई जो होती है मात्रिक छंद होती है, ठीक है ना, प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। चालीसा जो होती है, चालीसा चौपाइयों वाली रचना लोक प्रसिद्ध है। दोहा को याद रखिएगा, अर्ध सम मात्रिक छंद, इसमें दिया गया है 11 और 13 पर, ये याद रखेंगे। सोरठा जो है दोहा का उल्टा है, 13 सम में और 11 विषम में। कवित्व जो है वर्णिक छंद होता है, ठीक है ना। अब सवैया भी वर्णिक है। अब यहाँ बात करते हैं प्रसिद्ध काव्य विपक्तियां यहाँ पर, कि मम हित लागी तजे हूँ पितु माता, सहे हूँ विपिन हिम आतप बाता, जौ जनतेव बन विष्णु हूँ पीतु वचन, यानी ये राम कहते हैं। इसके बाद ये याद रखिएगा, नारी विमर्श बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कहते हैं कि जय हूँ अवध कौन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहत्यु जगमाई, नारी हान विशेष क्षति। याद रखिएगा, इसको भी याद रखना है। किसबी किसान कुल बनी के भिखारी भट्ट, चाकर चपल नट चार चोर चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे ऊंचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे आग। ये कवितावली से है। इसके बाद खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, इसको भी याद रखिएगा। ये भी धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो, ये भी याद रखिएगा, ये कवितावली से है। चलिए अब जो है पाठ 9 जो है गजल देखिए, फिराक साहब का है, 1896 से 1983। इसके बाद इनके बारे में, मूल नाम रघुपति साहेब फिराक था, 1896 में जन्म, गोरखपुर में, निधन 1983 में। रामकृष्ण की कहानियां से शुरुआत करते हैं, बाद में शिक्षा अरबी फारसी अंग्रेजी में जो है प्राप्त करते हैं। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो जाते हैं। स्वराज आंदोलन का 18वें पद से त्याग पत्र दे देते हैं। 1920 में जो है आंदोलन में हिस्सेदारी लेते हैं। इनकी रचनाएं जो है गुले नगमा, बज़्म जिंदगी और रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। सम्मान गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। देखिए उर्दू शायरी जो होती है ना, बड़ी बात आपको मिलेगी कि यहाँ रूमानियत, रहस्य और रसशास्त्रीयता से बधा रहता है। आपको लोक जीवन प्रकृति के पक्ष की बात होगी। अब नजीर अकबर आबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इसे रियायत को तोड़ा था, फिराक साहब इसमें मुख्य थे। उनके यहाँ जो है ना सामाजिक दुख दर्द, व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी के रूप में आपको मिलेगी। अब यहाँ देखिए जो है आपको उर्दू शायरी लाक्षणिक प्रयोग आपको मिलेगा। आम आदमी साधारण जन से अपनी बात कहते हैं, और प्रकृति, मौसम भौतिक वगैरह आपको जो है यहाँ मिल जाएगा। ये सारांश देखिए। आपको रुबाइयां में जो है ना 4 पंक्तियों की होती हैं। इसकी चौथी पंक्ति में तुक होता है, काफिला। तीसरी पंक्ति जो है स्वच्छंद होती है। रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप आपको दिखेगा सूरदास के, यानी ये बादशाह का वर्णन आपको याद रखना है रुबाई के लिए। इनकी सादगी है ना कि घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। रोक कर आप देख सकते हैं। यहाँ जो है याद रखिएगा, माँ हाथ में आईना देकर न बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है। यही इसका मूल जो है। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक, ये सारी चीजें हैं। अब राखी के लच्छे की बात आती है, और इसमें गजल में कवि ने किस ऋतु का, बसंत ऋतु का वर्णन करता है ना। ये याद रखिएगा कि आंगन में पार लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उस गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब ये देखिए, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हम किस्मत को रो। ये गजल से है। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली है आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। और ये जो है देखिए, बगलों के पंख और छोटा मेरा खेत, जो उमाशंकर जोशी 1911 से। इनको आपको याद रखना है कि 1911 गुजरात के थे उमाशंकर जोशी। और इन रचनाओं की बात करेंगे, इसके पहले इनका निधन 1988 में होता है। विश्व शांति, एकांकी जो है, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत,
वर्षा। इनका कहानी सापना भरा और शहीद, उपन्यास श्रावणी मेढ़ो विसामो, निबंध जो पराकांजिया। गोष्ठी में जाते संस्कृत पत्रिका का संपादन याद रखेंगे। अब देखिए गुजराती कविता यहाँ मिलेगी आपको। यहाँ पर जो है कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भगवती के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती से अनुवाद किया है। अब इन्हें गुजराती कविता में प्रकृति आपको मिलेगा, जीवन के सामान्य प्रसंगों को सामान्य बोलचाल की भाषा मिलेगी आपको। कविता के आसपास देख लेते हैं कि छोटा मेरा खेत जो है खेती के रूपक के रूप में कवि कर्म आपको मिलेगा। यह कागज का पन्ना है जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है। कवि को एक चौकोर खेत की तरह वो पन्ना लगता है जिसपे वो लिखता है, ठीक है ना। अंततः कृति का एक पूर्ण स्वरूप आपको यहाँ मिलेगा। आपको यहाँ याद रखिए कि रस धारा अनेक काल तक चलने वाली कटाई, उसमें उत्तम साहित्य कालजी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। तो बगुला का पंख जो है दृश्य की कविता, एक दूसरी कविता इनकी है। और सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव आपको मिलेगा यहाँ पर, जिसमें जो है वस्तुगत और आत्मगत संयोग आपको मिलेगा, ठीक है ना। पाठक को मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। बगुला जो है काले बादलों से भरे आकाश से पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद हैं। और प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी में अनुवाद रघुवीर चौधरी का आप नाम याद रखिए और भोला भाई पटेल का। अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसान कविता है कि छोटा मेरा खेत चौकुना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया, कल्पना के रसायनों को भी बीज गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव। इसको रोक कर आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार इस कविता को। और बगुला का पंख जो है ये अंतिम है इनकी कविता और इस काव्य खंड का अंतिम कविता है। नव में पाती बधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती हुए मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ में, छाई तैरती सांझ को सचेत श्वेत काया, हौले हौले जाती, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लेंगे इस तरीके से यह समाप्त होता है। अगर